और अब नैले पे दैला में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कल विजयदशमी है, रावण वध का दिन होता है, लेकिन उससे पहले राम जन्मभूमि को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उससे खलबली मच गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के जमीन विवाद पर सुनवाई से 10 दिन पहले राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को कड़ा संदेश दिया। नागपुर में संघ के विजयदशमी उत्सव पर भागवत ने कहा कि किसी भी रास्ते से मंदिर बनना ही चाहिए, चाहे इसके लिए सरकार को कानून ही क्यों न लाना पड़े। राजनीति नहीं आती तो मंदिर कब का बन चुका होता, सहयोग से बनता, समन्वय से बनता। और इसलिए राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सहयोगी संगठन के नाते हम कहते हैं नहीं, राम जन्मभूमि पर शीघ्रतापूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। मंदिर मामले को लेकर साधु संत पहले से ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं। संतों के एक बड़े वर्ग और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े महंतों ने तो आने वाली 6 दिसंबर से अयोध्या में मंदिर निर्माण की घोषणा तक कर दी है। संत समाज का कहना है कि वो मंदिर निर्माण का काम शुरू कर देंगे। सरकार रोकना चाहती है तो रोके। संतों के इन तेवरों से सरकार बेहद दबाव में है। अब संघ प्रमुख ने भी कह दिया है कि वो संतों के साथ हैं। हालांकि मोदी सरकार के लिए राम मंदिर पर कानून बनाना इतना आसान भी नहीं है। खुद बीजेपी के सहयोगी दल कानून लाने के पक्ष में नहीं है। वहीं विपक्ष का कहना है कि मामला कोर्ट में है तो इस तरह की बयानबाजी क्यों। बयान देने के बजाय प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए इस पर ऑर्डिनेंस लाएं या कानून बनाएं, इसकी पहल करनी चाहिए सरकार को, तभी ये संभव हो पाएगा। तो इसके लिए जितने जल्दी हो सके सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और इस काम को पूरा करना चाहिए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो एक संवैधानिक सर्वोच्च संस्था है, तो सभी वर्गों को उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। क्या उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर जरूरत पड़े तो इसे कानून बनाया जाना चाहिए। आप इसके अपने ये एनडीए के एजेंडे में नहीं है और हमारी राय इससे भिन्न है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। तो आज सुझाव देना या आज ये कोई संकेत देना कि एक और इसका विकल्प है, मैं समझता हूं वो उचित बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने फैसला है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कानून लाने के बयान पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असद और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। नहीं बना सकते, ये तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन होगा। मत करिए, आप कौन रोक रहा है? आप रोकने वाले हैं, यकीन करने वाले हैं। आपकी सरकार है जो टोटलिटरिज्म को प्रमोट करती है, तो करिए आप। राम मंदिर बनेगा या नहीं ये पता नहीं। बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनेगा या अध्यादेश और संसद के कानून से बनेगा ये भी पता नहीं। लेकिन राम मंदिर बना तो कैसा दिखेगा, इसका मॉडल संघ परिवार ने तैयार कर लिया। और कैसा दिखेगा उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। कमोबेश इसी तरीके से राम मंदिर आपको नजर आएगा जब वो बनेगा। और अयोध्या के कार सेवकपुरम में राम मंदिर का जो मॉडल रखा है उसके मुताबिक अगर राम मंदिर बना तो कैसा होगा उसकी एक झलक आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें और क्या खास होगा वो समझिए। मंदिर जो है वो 2 मंजिला होगा ये बताया जा रहा है। ये प्रस्तावित है और इसकी लंबाई जो है वो 270 मीटर होगी। चौड़ाई जो है वो 139 मीटर रखी गई है और जो ऊंचाई है वो 126 मीटर होगी इसकी, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा राम जन्मभूमि मंदिर में अंदर दाखिल होने के लिए 5 दरवाजे होंगे और इन प्रस्तावित मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा नीचे वाले तल पर होगी, यानी जो नीचे वाला फ्लोर होगा उसमें राम जी की मूर्ति होगी, जबकि जो ऊपर वाली मंजिल है जो आप ऊपर देख पा रहे हैं उसमें राम दरबार बनाया जाएगा। राम मंदिर के दोनों ही तल मिलाकर एक गर्भगृह बनेगा। इस प्रस्तावित राम मंदिर में 212 खंबे होंगे ये बताया जा रहा है। 106 खंबे जो हैं वो ऊपरी मंजिल में होंगे और 106 खंबे जो हैं वो निचली मंजिल में रखे गए हैं। पूरे राम मंदिर परिसर में कुल 24 दरवाजे बनाए जाएंगे। चौखटें जो हैं वो संगमरमर की होंगी और प्रस्तावित राम मंदिर का मुख्य गेट यानी जो सिंह द्वार है वो सफेद मकराना संगमरमर का बनाया जाएगा। ये जानकारी अब तक जो हमारे पास है उसके मुताबिक इसी तरीके का राम मंदिर नजर आएगा और ये उसकी डिटेल्स थी। लेकिन राम मंदिर से अलग अगर बात करें केरल में सबरीमाला मंदिर की, तो विवाद ने अब राजनीतिक रुख अख्तियार कर लिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सबरीमाला मंदिर पर आए फैसले को परंपराओं का विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि सबरीमाला देवस्थान के संबंध में सैकड़ों वर्षों की परंपरा के स्वरूप और कारणों के मूल का विचार नहीं किया गया। स्त्री पुरुष समानता उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हुआ कि भाई बात करनी थी, मन बनाना था।
इतने वर्षों से परंपरा चल रही है और वहां के लोग उसका पालन कर रहे हैं। अमुक बात धर्म सम्मत है कि नहीं, ये उस धर्म में जो धर्माचार्य वो तय करते, उनसे बात होनी चाहिए। भागवत के इस बयान पर पलटवार करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि संघ परिवार हमेशा इस तथ्य के प्रति असहिष्णु रहा है। वह सबरीमाला के गुणों को मिटाने की कई कोशिशें कर चुके हैं। सबरीमाला में आदिवासी मलयारन समुदाय द्वारा निभाए जाने वाले रस्म रिवाजों को खत्म करने में संघ की भूमिका जनसाधारण में प्रचलित है। वर्तमान विरोध प्रदर्शन को इसी के मद्देनजर देखा जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में संघ के बयान और मुख्यमंत्री के बयान के बीच सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, द्वार खुलने के बावजूद वहां महिलाओं की एंट्री नहीं हो पा रही है और इस पर सियासत ज्यादा हो रही है। सियासत की बात कर रहे हैं तो चुनावों का जिक्र भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 12 नवंबर को पहले चरण के लिए चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है और कांग्रेस ने इसके लिए 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अंतागढ़ से अनूप नाग, भानुप्रतापपुर से मनोज सिंह मांडवी, कांकेर से शिशुपाल सोरी और केशकाल से संतराम नेताम को प्रत्याशी बनाया गया है। कोंडागांव से मोहनलाल मरकम, नारायणपुर से चंदन कश्यप, बस्तर से लखेश्वर बघेल और जगदलपुर से रेखचंद जैन को कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी है। चित्रकूट से दीपक कुमार बैज, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, बीजापुर से विक्रम शाह मांडवी और कोंटा के कवासी लखमा को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में टहलने वाले एक रसूखदार बाबा और कांग्रेस विधायक के बीच बातचीत के कथित ऑडियो ने राजनीतिक तूफान ला दिया है। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद बीजेपी पर कांग्रेसी नेताओं को तोड़ने का आरोप लग रहा है। यह ऑडियो क्लिप कंबल बाबा और कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज से जुड़ा हुआ है। इसमें सियासी रूप से खासे रसूखदार कंबल बाबा कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज को बीजेपी में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें मंत्री पद का भी लालच देते वो सुनाई देते हैं। तो उनका कहना था कि आप बीजेपी में आ जाओ और हम चुनाव जीताएंगे और मंत्री बनाएंगे। अभी तो लगातार बात ऐसा हो रहा था, मैं इसीलिए आज मोबाइल बंद कर दिया। देखिए, किस बाबा ने चिंतामणि महाराज से बातचीत की, इससे बीजेपी को कहीं कोई लेना देना नहीं है। बाबा अपना काम करें, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से सीडीओ का जो षड्यंत्र कर रही है, तो चुनाव से ठीक पहले पार्टियां कोशिश कर रही हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो नक्सली भी इसे नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिशें करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने लोगों से चुनाव का बाइकआउट करने के लिए कहा है। कांकेर में नक्सलियों ने बैनर लगाए हैं और पर्चा भी फेंका है और लोगों को विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करने की धमकी दी है। नवंबर में 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। पहले दौर में 12 नवंबर को नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में वोटिंग होनी है, जिसके लिए नामांकन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में हजारों टिफिन से भरा ट्रक पकड़ा गया है। इस ट्रक को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और उड़न दस्ता टीम को इसकी खबर दी गई। जब ट्रक की तलाशी हुई तो इसमें 7,551 टिफिन मिले। कांग्रेस का आरोप है कि ये टिफिन मतदाताओं को बांटने के लिए लाए गए थे और यह आचार संहिता का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 71 नाम फाइनल कर लिए हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 110 सीटों पर चर्चा की गई। इन 110 सीटों पर आलाकमान के पास एक ही प्रत्याशी के नाम की सिफारिश आई थी। हालांकि चुनाव समिति ने 71 नाम को ही अभी हरी झंडी दी है, जिसका ऐलान दशहरा के बाद हो सकता है। पिछला चुनाव 3000 के कम वोटों से हारने वाले 16 प्रत्याशियों का टिकट पक्का माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नेता विपक्ष अजय सिंह को चुरहट, आरिफ अकील को भोपाल उत्तर, जीतू पटवारी को राऊ और हेमंत कटारे को अटेर से टिकट मिलने वाला है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़, नीलांशु चतुर्वेदी को चित्रकूट, डॉक्टर रामकिशोर को हरदा और मनोज अग्रवाल को कोतमा से टिकट मिल सकता है। कुंवर सौरभ सिंह को बहोरीबंद से टिकट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 3 पूर्व सांसदों सज्जन सिंह वर्मा को सोनकच्छ, प्रेमचंद गुड्डू को आलोट, विजय लक्ष्मी साधो को महेश्वर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जहां 71 नाम फाइनल कर लिए हैं, वहीं ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी 80 विधायकों का टिकट काटने की तैयारी में है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरएसएस की रिपोर्ट में 80 विधायकों को लेकर सही फीडबैक नहीं दिया गया। आरएसएस ने रिपोर्ट में बताया कि इन विधायकों को लेकर जनता में नाराजगी है, ऐसे में नए चेहरों को मौका दिया जाना ही ठीक रहेगा। आरएसएस की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। किसे टिकट देना है और किसका टिकट काटना है, इस पर चर्चा हो रही है। अगर संघ का फीडबैक ही आधार बना तो एमपी में बीजेपी के करीब 50% मौजूदा विधायकों के चेहरे मुरझा सकते हैं। मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दागी विधायकों की लिस्ट जारी हुई है। इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के 72 विधायक दागी हैं, जिनमें से 28 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 33 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज है, जिनमें से 12 पर गंभीर किस्म के आरोप हैं। बीएसपी के एक विधायक पर आपराधिक केस दर्ज है, तो वहीं 2 निर्दलीय विधायक दागी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के 230 में से 108 विधायक दागी हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। इंदौर में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया है। 2 एसपी, 2 एडिशनल एसपी की अगुवाई में यह फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें 250 जवान शामिल हुए। यह फ्लैग मार्च खास उन इलाकों में निकाला गया जहां चुनाव के समय विवाद की स्थिति बनती रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के लिए 50 सीटों ने बड़ी टेंशन दे दी है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 50 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस जीत को तरसती रही है। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस हारती रही है। कांग्रेस के लिहाज से मुसीबत बनी इन 50 सीटों में आदर्श नगर, विद्याधर नगर, किशनपोल, सांगानेर, रेवधर, अजमेर उत्तर, सिरोही, बूंदी, चूरू, उदयपुर, जोधपुर शहर, बांदीकुई मुख्य रूप से शामिल हैं। कांग्रेस ने अब इन 50 कमजोर सीटों को लेकर खास रणनीति तैयार की है। इन सीटों पर कांग्रेस सेवा दल को स्पेशल टास्क दिया गया है कि वो जनसंपर्क अभियान चलाकर कांग्रेस के लिए माहौल बनाए। राजस्थान में राजपूत वोट खिसकने के डर से वसुंधरा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद हुए आंदोलन से जुड़े केस राजस्थान सरकार वापस लेगी। 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था, जिसके खिलाफ राजपूत समाज ने पूरे राजस्थान में आंदोलन किया था। उसी दौरान आंदोलनकारियों पर दर्ज हुए 7 मुकदमे अब सरकार वापस लेगी। इस मामले में गठित कमेटी ने केस वापस लेने की सिफारिश की है। कल ही मानवेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा था, जिसके बाद बीजेपी को राजपूत वोट बैंक खिसकने का डर था। माना जा रहा है कि राजपूत समुदाय को साधने के लिए अब डैमेज कंट्रोल करते हुए सरकार ने राजपूत आंदोलनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने का फैसला किया है। 2014 में चाय पर चर्चा कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब राजस्थान में कांग्रेस चाय की दुकान से सत्ता की मंजिल तलाश रही है। जयपुर में चाय की ये चुस्की कुछ खास है। कांग्रेस नेता कार्यकर्ता इस दुकान पर सिर्फ चाय पीने नहीं बल्कि सियासी हित साधने भी पहुंचे हैं। चाय पीते पीते जनसंपर्क करने के इस अभियान को कांग्रेस ने चाय पर जनचर्चा का नाम दे दिया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें राजधानी के मशहूर गुलाब जी चाय वालों पर। आज कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा है। तमाम कांग्रेसी नेता यहां पर आज चाय पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस पर जब बीजेपी को कॉपी करने का इल्जाम लगा तो कांग्रेस ने कहा कि चाय किसी पार्टी की नहीं है। प्रताप जी, बीजेपी अभी तक चाय पर चर्चा करती थी, लेकिन आपने नया फॉर्मूला निकाल दिया, चाय पर जन चर्चा। क्या माना जाए, बीजेपी के ढर्रे पर है कांग्रेस? नहीं, बीजेपी के ढर्रे पर इसलिए नहीं कि चाय, देश और सड़क की ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है। हाथ जोड़ना मेरा अधिकार है लोगों से, मेरी बात कहना मेरा अधिकार है, फैसला करना उनका अधिकार है, लेकिन मैं मेरी बात तो कहूंगा ना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बीते 4 सालों में मोदी सरकार के कामकाज के तरीकों को लेकर नए अंदाज में हमला बोला। आजाद को लगता है कि वो अब राजनीति में हिंदू मुक्त होते जा रहे हैं। बीते 4 सालों में मोदी सरकार के शासन प्रशासन की शैली से गुलाम नबी आजाद बेहद दुखी है। लखनऊ में उनका दर्द छलका, लेकिन उसका मजमून ऐसा था कि बीजेपी भड़क गई। मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 40 सालों में इतनी तकरीरें किसी ने नहीं की होगी जितने मैंने की। 95% जो मांग होती थी वो हमारे हिंदू भाइयों की होती थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने। मुसलमान भाइयों की, लीडरों की, जो भी उनकी 5%। लेकिन मैं 4 साल में देख रहा हूं कि 95 से घटकर 20%। तो उसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग।
आज कांग्रेस इररिलेवेंट हो गई है, इसलिए आपको कैंपेनिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। पहले आपने बैड हिंदू और गुड हिंदू कहा, जो मंदिर बनाना चाहते हैं वो गंदे हिंदू है, यह शशि थरूर जी ने कहा था। और आज आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को नहीं बुलाना चाहते कैंपेनिंग के लिए। यह हिंदुओं के लिए गाली के समान है। राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। माना जा रहा है कि आजाद ने अपने बयान से उस सोच को बल देने की कोशिश की है कि मोदी सरकार के दौर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ी हैं और सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है। इसी पर बीजेपी लाल पीली हो रही है। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह वाघेला ने 3 महीने के अंदर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। जुलाई में महेंद्र वाघेला बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्होंने गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफे के पीछे महेंद्र वाघेला ने कोई ठोस वजह नहीं बताई, सिर्फ ये कहा कि निजी वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। मी टू कैंपेन दुनिया के कई देशों में छा जाने के बाद अब भारत में भी अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। कई महिला पत्रकारों की तरफ से यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद एमजे अकबर को विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब यह मामला कोर्ट में है। अकबर ने आरोप लगाने वाली एक पत्रकार प्रिया रमानी पर पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। अकबर की तरफ से सीनियर वकील गीता लूथरा ने उनका पक्ष रखा। अब 31 अक्टूबर को अकबर अपना बयान दर्ज कराएंगे और उसके बाद अदालत तय करेगी कि मी टू कैंपेन से अकबर की मानहानि का मामला बनता है या नहीं। सोशल मीडिया पर मी टू के तहत चल रहे अभियान में बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार अन्नू मलिक पर उत्पीड़न का एक और आरोप लगा है। दिग्गज शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की पोती और सिंगर श्वेता पंडित ने अन्नू मलिक पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। श्वेता के मुताबिक 2001 में अन्नू मलिक ने उन्हें अंधेरी स्थित एम्पायर स्टूडियो में मिलने के लिए बुलाया था, जहां फिल्म आवारा पागल दीवाना के लिए एक गाने की शूटिंग चल रही थी। अन्नू मलिक ने इस गाने में सुनिधि और शान के साथ मौका देने के बदले उनसे किस की डिमांड की थी। अनु ने कहा था कि किस दोगी तो मौका मिलेगा। श्वेता के मुताबिक अनु मलिक उन्हें और उनके परिवार को अच्छे तरीके से जानते थे, फिर भी उन्होंने ऐसी हरकत की। श्वेता ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे खराब अनुभव बताया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने मी टू कैंपेन पर सवाल उठाए और कहा है कि आवाज तुरंत उठाई जानी चाहिए, 10 साल बाद नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती में राज ठाकरे ने मी टू अभियान पर खूब भड़ास निकाली। राज ठाकरे ने कहा कि बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत जैसे अहम मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भी मी टू अभियान को हवा दी गई है। एक्टर नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता के आरोपों को राज ठाकरे ने खारिज भी कर दिया। राज ने कहा, मैं नाना पाटेकर को जानता हूँ, वो अभद्र आदमी है और बेवकूफाना हरकत करते रहे, यौन उत्पीड़न जैसा कुछ किया होगा। राजधानी दिल्ली के 5 स्टार होटल हयात में पिस्टल लहराकर कपल को धमकाने वाले पिस्टल पांडे आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गए। अपनी हरकत से दिल्ली में सनसनी फैला देने वाले आशीष पांडे ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसकी गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। जिस कोर्ट में आशीष ने सरेंडर किया, उसके जज आज छुट्टी पर थे, इसलिए आशीष का मामला दूसरी कोर्ट में भेजा गया। पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में आशीष को गिरफ्तार किया और कोर्ट से 4 दिनों की रिमांड मांगी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी हथियार बरामद करना है, इसके अलावा जो लोग मौके पर मौजूद थे उनसे भी पूछताछ करनी है, जिसके बाद कोर्ट ने आशीष को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि पुलिस ने 1 दिन की रिमांड को नाकाफी बताया है। आशीष पांडे बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे का बेटा है। मंगलवार को उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो गुलाबी पैंट पहने बंदूक लहरा रहा था और एक कपल को धमका रहा था। आशीष के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी था। पुलिस की 6 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी। दिल्ली पुलिस आशीष को पकड़ने के लिए लखनऊ तक की खाक छान आई थी, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। अब उसने कोर्ट में खुद सरेंडर किया है। सरेंडर से पहले आशीष ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि अभी लोगों के सामने आधी सच्चाई आई है। अगर इसको पता लगाया जाए कि उस दिन रात को क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए, ये देखा जाए कि लेडीज टॉयलेट में कौन घुसा हुआ था, वहां से बाहर निकल के किसने किसको धमकी दी थी। जी हाँ, ये भी सारी चीजें देखने वाली हैं। जब बाहर निकले, मैं उसको भी मानता हूं कि मैं गाड़ी से सुरक्षार्थ अपना लाइसेंस वेपन लेके गाड़ी से निकला था। मैंने ना उसको दिखाया है, ना उसके ऊपर ताना है। वेपन मेरे पैर के पीछे साइड में पूरे टाइम मेरे साथ था। आप लोग मुझको बोल रहे हैं कि मैंने उस लड़की से अभद्रता की, उसको पिस्टल दिखाई, उसको धमकी दी। मैंने उस लड़की को एड्रेस तक नहीं किया, मैंने उससे बात नहीं की, मैं उसकी तरफ मुखातिब तक नहीं हुआ। उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे अपने हाथों से अश्लील इशारे किए, उसके फ्रेंड ने मेरे को उल्टी सीधी बातें बोली।
खैर ये सारी चीजें मैं पुलिस को अपना बयान में बताऊंगा। दूसरी रही बात, मुझे अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है। होटल हयात में दबंगई दिखाने वाला आशीष पांडे घटना वाले दिन अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी 3 महिला मित्र थी। एक उसके साथ मौजूद थी, बाकी 2 उसकी BMW कार में बैठी थी। बताया जा रहा कि ये युवतियां दुबई, रूस और उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं। इन्हीं तीनों के चलते विवाद खड़ा होना बताया जा रहा है। अब इन तीनों युवतियों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन युवतियों के साथ आशीष की दोस्ती कब हुई, वे भारत कब आई थी, कहां से आई थी, कब से यहां रह रही थी, दिल्ली किस काम से आई थी और एक साथ तीनों देश से बाहर क्यों चली गई। इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। माना जा रहा है कि ये जवाब सामने आने के बाद मामले से जुड़ी कई अहम बातें सामने आ सकती हैं। ये महिलाएं कौन थी और इनका क्या रोल है इस पूरे इंसिडेंट में, उस चीज को प्रॉपर्ली वेरीफाई किया जाएगा। सीन रिक्रिएट अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बट हमारे पास ऑलरेडी CCTV फुटेज काफी मात्रा में है। पाकिस्तान से एक बार फिर भारी तादाद में आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। पाक सीमा पर एक बार फिर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गए हैं। करीब 125 आतंकी घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग पैड पर तैयार बैठे हैं, लेकिन सुरक्षा बल भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में है। हमारी जो इंटेलिजेंस है, सीमा पार पर जो उनके लॉन्चिंग पैड है वो एक्टिव है और उसमें पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस तरफ पुश करें मिलिटेंट्स को। हम उनकी जो उनका मोडस ऑपरेंडी है उसको भली बात जानते हैं। कोशिश करती है 100-125 के बीच में जो है हो सकता है उनके फिराक में हो, पर हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर लैंड माइन ब्लास्ट होने से एक स्थानीय नागरिक घायल हो गया। घटना पुंछ के दारी दाबसी गांव के नजदीक हुई है। घायल की पहचान मोहम्मद रमजान के तौर पर हुई है। अमूमन स्थानीय लोग LOC इलाके में लगे बार की तरफ जाने से परहेज करते हैं, क्योंकि यहां लगे लैंड माइन कई बार जानलेवा साबित होते हैं। रमजान क्यों गया था, इसे लेकर जांच की जा रही है। पाकिस्तान का एक घुसपैठिया राजस्थान के जैसलमेर में पकड़ा गया है। पाक बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है। फ्लैग मीटिंग में BSF ने यह मामला पाकिस्तान के सामने उठाया, लेकिन अब पाकिस्तान ने उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के इनकार के बाद यह घुसपैठिया फिलहाल पुलिस हिरासत में है। गुजरात के राजकोट में एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पार्सल बम पहुंचने से हड़कंप मच गया। यह बम किसी अज्ञात आदमी ने स्कूल के पते पर भेजा है। बम वाले पार्सल पर स्कूल के एक शिक्षक का नाम लिखा है। पुलिस को शक है कि इसे किसी पूर्व छात्र ने भेजा है। बम निरोधक दस्ते ने बम को समय रहते डिफ्यूज कर दिया। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में मौजूद प्रेम नगर में भगवती जागरण के दौरान 2 गुटों में मारपीट और आगजनी का मामला सामने आया है। इस जागरण में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और मशहूर गायक अभिनेता मनोज तिवारी और भोजपुरी सिनेमा के नामी कलाकार खेसारी लाल यादव की परफॉर्मेंस होनी थी, लेकिन मनोज तिवारी आए नहीं। जब खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम शुरू हुआ तो भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर भारी पड़ी। जिन लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं मिली, उन्हीं लोगों ने पत्थरबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। पब्लिक की इतनी ज्यादा तादाद थी कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। दूसरी तरफ से जो बैरियर है लोग उखाड़ना शुरू कर दिए, पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। जिन कुर्सी पे जितने पब्लिक को हम बैठाए थे वो भी भगदड़ सा हो गए, भागना शुरू करे। कितने को पीठ पे लगे, छाती पे लगे, पैर पे लगे। ग्रेटर नोएडा के फ्लैट से युवक और महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। मृतकों का शव पंखे से लटका मिला। शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि लड़का और लड़की दोनों अलग अलग शादीशुदा हैं और पहली नजर में आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन मृतक लड़के के घर वालों का कहना है कि दोनों की हत्या ऑनर किलिंग के चलते हुई है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है। हरियाणा में पलवल के बाद फतेहाबाद में एक और मस्जिद के लिए हाई फंडिंग का मामला सामने आया है। गांव हसंगा में एक गरीब मुस्लिम परिवार सालों से पंचायत की जमीन पर रह रहा था। अचानक वो कुछ बाहरी लोगों के संपर्क में आया और उसके घर की जगह मस्जिद बनाए जाने के लिए फंड जमा होने लगा। पलवल का मामला सामने आने के बाद लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो मुस्लिम परिवार से मस्जिद की फंडिंग के लिए पूछा गया। उसने जब सटीक जवाब नहीं दिया तो पंचायत बुलाकर मस्जिद के निर्माण पर रोक लगा दी गई। मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है। उनको लगभग 5 लाख रुपए देने का प्रावधान कर लिया कि आपको हम पैसे दे देंगे 5 लाख रुपए और यहाँ पर मस्जिद बनाओ। गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी में कानून का मखौल उड़ाया गया। नवरात्रि सेलिब्रेशन के नाम पर यहां खतरनाक बाइक स्टंट हुआ। बाइकर्स ने खतरनाक स्टंट दिखाया जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। इंदिरापुरम की अम्रपाली विलेज सोसाइटी में नवरात्रि सेलिब्रेशन के मौके पर बाइक स्टंट किए गए। इसकी परमिशन तक पुलिस से नहीं ली गई थी, जबकि गाजियाबाद में रामलीला के दौरान भी स्टंट करने पर रोक लगाई गई है।
गाजियाबाद में लोनी इलाके में पुलिस के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। एक रेस्टोरेंट के बाहर दो युवकों ने पुलिस के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अब इसी मारपीट का एक और वीडियो भी सामने आ गया है। आरोपी लगातार पुलिस को धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस से पहले दोनों आरोपी ऑटो वाले के साथ मारपीट कर चुके थे। जो अपना उसका होता है तो वो दिखा रहा ना। गाजियाबाद के जिला अस्पताल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। दीवार कूदकर अस्पताल के अंदर दाखिल होती इन महिलाओं में कुछ गर्भवती भी हैं, कुछ महिलाएं बुजुर्ग हैं। इस तरह अस्पताल के अंदर जाते हुए इनके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल जिला अस्पताल का गेट बहुत दिन से बंद पड़ा है। अस्पताल प्रशासन गेट खोल ही नहीं रहा। दूसरे गेट तक जाने के लिए 2 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, इसलिए दीवार फांदकर अस्पताल जाना महिलाओं की मजबूरी बन गई है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। चांपा जिले के जांजगीर में पुलिस को नकली नोटों के छापे खाने की खबर मिली है। इसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारा। मौके से स्कैनर, प्रिंटर, नोट छापने के लिए स्टैंप पेपर वाले कागज और स्याही बरामद की गई। साथ में 180 बंडल नोट छापने वाले पेपर भी मिले हैं। इन सब पर 500 के नोट छापे जाने थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुरुषों की यौन हिंसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मी टू कैंपेन चल रहा है, तो वहीं गुजरात के वडोदरा में पत्नियों से परेशान पुरुषों ने सड़क पर मोर्चा खोल दिया। जिंदगी नरक होने से बचाने एक घर में बैठे ये लोग वडोदरा की सिविल सोसाइटी और कानून से अपनी जिंदगी नरक होने से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बच्चे को गोद में लिए ये हेमंत राजपूत हैं। 2005 में इनकी शादी हुई। पत्नी ने इनके मम्मी पापा के साथ रहने से इनकार किया। हेमंत ने माँ बाप को नहीं छोड़ा। मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने हेमंत को 15,000 हर्जाना और हर महीने 3,500 पत्नी को देने का फरमान सुनाया, लेकिन हेमंत ध्याड़ी करते हैं। उनके लिए 3,500 की रकम अब बहुत बड़ी है। एलिमनी की रकम नहीं चुकाने पर हेमंत को जेल जाना पड़ा। घर वालों ने उनकी जेल की बारात निकाली ताकि कानून को अपने किए पर पछतावा। पश्चिम भारत में ऐसे पुरुषों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लिहाजा पीड़ित पुरुषों ने लॉयल ग्रुप के नाम से एक संस्था बना ली है, जिसमें अब हर पीड़ित को लॉजिकल सपोर्ट के साथ नैतिक समर्थन मिल रहा है। कुल मिलाकर ये एक नई तरह की समस्या है, जिसका कानूनी समाधान नहीं हो पा रहा है। गाजियाबाद में एक महिला अपने ससुराल के सामने धरने पर बैठ गई। फूट फूट कर रो रही इस महिला ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि इस ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। महिला के मुताबिक जब उसे घर से बाहर निकाला जा रहा था तो कई लड़के आए और उन्होंने पीड़िता के साथ रेप की कोशिश भी की। पुलिस जबरन महिला को थाने ले गई। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मीडिया वाला कौन था? पुणे में 2 तेंदुए की मौत में एक तेंदुए की लड़ाई में एक तेंदुए की मौत हो गई। मामला अंबे गांव तहसील के जवाले गांव का है। वन विभाग को आशंका है कि इलाके में कोई दबंग तेंदुआ है जो कमजोर तेंदुओं को शिकार बना रहा है। गांव वालों की शिकायत पर वन विभाग ने पूरे इलाके में टीम तैनात कर दी है। मारे गए तेंदुए की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया मनेन्द्रगढ़ में शहर में रात के वक्त भालू घूमता दिखा। भालू की यह तस्वीर रिहायशी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। स्थानीय मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद से लोग दहशत में हैं, जबकि वन विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि भालू बेहद तंदुरुस्त है और वो शहर में आराम से टहलता दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि वो लंबे समय से इन इलाकों में घूमता रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में एक विदेशी चिड़िया के पैर में लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हड़कंप मच गया। विदेशी चिड़िया के पैर को गौर से देखिए। चिड़िया के पैरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंधा हुआ दिखता है। चिड़िया को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। सब मान रहे थे कि ये चिड़िया दुश्मन देश की जासूस है। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। जांच में पता चला कि ये कोई जासूसी उपकरण नहीं है, बल्कि ट्रैकिंग डिवाइस है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि चिड़िया कहां कहां जाती है। नैले पे दैला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदुस्तान में पहली बार डोमेस्टिक क्रूज शिप सेवा शुरू की गई है। मुंबई से गोवा के लिए अब रोजाना शाम 4:30 बजे ये क्रूज चलेगा। तस्वीर देखिए, अरब सागर में मुंबई के नजदीक खड़ा ये क्रूज अंग्रिया है। ये ठीक उसी तरह का होगा जैसा आपने टाइटैनिक जैसे क्रूज शिप को फिल्मों में देखा। इस समंदर में तैरता 5 स्टार होटल है, जिसमें 104 कमरे होंगे जो 8 कैटेगरी में बटे होंगे। डॉर्मेट्री के लिए सबसे कम 6,000 रूपए देने होंगे, जबकि स्वीट के लिए 10,000 रूपए चुकाने होंगे। अब इस क्रूज के अंदर की 6 तस्वीरें एक साथ देखिए। स्वीट, गैलरी, रेस्टोरेंट, बार, ओपन लॉन्च और ग्रिडिंग रूम। इसके अलावा ओपन लॉन्च का एक हिस्सा पार्टी डेक के लिए भी रखा गया है। यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट्स है, 6 बार है, एक इंफिनिटी पूल है और स्पा है अंडर वाटर, रीडिंग रूम है।
एक बार में इस क्रूज में 399 पैसेंजर बोर्ड हो सकते हैं। रेस्पॉन्स को देखते हुए आने वाले दिनों में इसके फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स ने बहादुर बेटियों को सम्मानित किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी न्यूज एक्स के विमेन ऑफ स्टील अवार्ड के कार्यक्रम में पहुंची और बहादुर बेटियों को अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने मी टू अभियान का समर्थन किया और कहा कि महिलाओं को कानून के बारे में जानना जरूरी है। स्मृति ने यह भी कहा कि महिलाएं गोल्ड हैं जो आग में तपकर निखरती हैं। These women are actually made of gold, not steel. क्योंकि सोना तब निखरता है जब तपता है आग में। और जितने लोगों ने आज यहाँ पर मंच पर कोई ना कोई अवार्ड या खिताब आपसे हासिल किया, वो कहीं ना कहीं इस तपिश से गुजरी हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी का आज निधन हो गया। अपने 93वें जन्मदिन के मौके पर यूपी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने आखिरी सांस ली। एनडी तिवारी बीमार चल रहे थे और दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था उनका। 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल के बालूती में एनडी तिवारी का जन्म हुआ था। तिवारी ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में से सियासत शुरू की थी और 1952 में नैनीताल से पहली बार विधायक चुने गए थे। बाद में एनडी तिवारी कांग्रेस में शामिल हो गए। 1976 से 1989 के बीच वो 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1980 में तिवारी ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम भी किया। 90 के दशक में तिवारी पीएम के भी दावेदार थे। हालांकि बाद में पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने। यूपी से अलग होकर जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना तो एनडी तिवारी पहले निर्वाचित सीएम बने और उन्होंने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। 2007 में वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी बने। एनडी तिवारी के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, एनडी तिवारी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। वो बड़े कद के नेता थे और अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। यूपी और उत्तराखंड की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल में जारी उथल पुथल के बीच कार्यकारिणी की बैठक हुई है। गुड़गांव में आईएनएलडी चीफ ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में हुई कार्यकारिणी की बैठक में चौटाला अपने दोनों पोतों सांसद दुष्यंत चौटाला और छात्र संगठन इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला पर गर्म दिखे। दोनों को पार्टी से निलंबित किया गया। ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला की अनुशासनहीनता की जांच रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक मांगी है। इंडियन नेशनल लोकदल की कार्यकारिणी ने दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला के बारे में फैसला करने का अधिकार ओम प्रकाश चौटाला को सौंपा। माना जा रहा है कि 25 अक्टूबर तक दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला ने अपने तेवर ठंडे नहीं किए तो उनको पार्टी से बाहर किया जा सकता है। हरियाणा के गोहाना में 7 अक्टूबर को हुई आईएनएलडी की रैली में चाचा अभय चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला के बीच तकरार हो गई थी, जिसके बाद से ही पार्टी दो फाड़ होती नजर आ रही। दुर्गा पूजा को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में दशहरे पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने और तनाव फैलाने की साजिश रची जा रही है। इसे देखते हुए राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में खास चौकसी बरती जा रही है। इसके पहले भी रामनवमी के अवसर पर जगह जगह उपद्रवियों ने दंगा फसाद किया था और इसी बाबत पुलिस को पूरी तरह से चौकस रहने की हिदायत दी गई है। जगह जगह पुलिस की ऐसी ही तैनाती की गई है और किसी भी संदिग्ध वस्तु, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ और तमाम एहतियात बरतने की खुली छूट दी गई है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बाद कार में आग लग गई। कार में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे। इस हादसे में ड्राइवर की तो जान बच गई, लेकिन दूसरे शख्स की जिंदा जलकर मौत हो गई।